आपने जन समर्थन देकर के दिल्ली में एक स्थिर सरकार को जन्म दिया, मजबूत सरकार को जन्म दिया, पूर्ण बहुमत वाली सरकार को जन्म दिया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आपने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनने के बाद मैं आपके बीच आकर के आपने जो जन समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को जो शक्ति दी, देश को लंबे अरसे के बाद स्थिर सरकार दी, इसके लिए यहां आकर के मुझे आज कर्नाटक के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करने का अवसर मिला है। मैं हृदय से कर्नाटक के सभी मतदाता भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपके समर्थन के कारण आज दिल्ली में लंबे अरसे के बाद स्थिर सरकार बन पाई। कर्नाटक में आज पहली बार आया हूं। पिछले बहुत ही कम समय अभी तो हमें सरकार चलाने का अवसर मिला है, लेकिन जैसे हम नए घर में जाते हैं तो पहले साफ सफाई का काम करते हैं। पहले जनता ने सफाई की, अब हम सफाई कर रहे हैं। देश में लोगों को आश्चर्य होता है, क्या नई सरकार को ये काम भी करना पड़ेगा? लेकिन आपको हैरानी होगी, ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, परसों 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। हम सबके वो प्रेरणा पुरुष रहे हैं। हमने 25 सितंबर से 10 अक्टूबर भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, उसमें बहुत बड़ा सफाई का अभियान रखा है। इतना ही नहीं, हमारे देश में इतने बड़ा कानूनों का जंगल बन गया है, इतने सारे कानून बने हुए हैं जिन कानूनों की आज कोई प्रासंगिकता ही नहीं, कोई उपयोगिता नहीं है। अगर सरकार तेज चलानी है, सरकार को सीधे रास्ते पर दौड़ाना है, तो ये जो कानूनों का जंगल बनाया गया है, उनको भी साफ करने की जरूरत है। ढेर सारे कानून खत्म करने हैं मुझे। पहले सरकारें कानून बनाने का गर्व करते थे, उनको आनंद आता था, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। मैंने ठान ली है, सारे बिन उपयोगी कानूनों को खत्म कर देना। एक स्पेशल कमेटी बनाई मैंने आकर के कि भाई खोजो ये बिन जरूरी क्या चीजें हैं, क्योंकि यही चीजें हैं जिसके कारण शासन में निर्णय प्रक्रिया में रुकावटें पैदा होती है। एक ही विषय पर 5-5, 10-10 कानून मिलेंगे। कोई 100 साल पुराना कानून, कोई 150 साल पुराना कानून, कोई 50 साल पुराना कानून, और फिर जिसको जो उपयोगी में आए वो अर्थ निकाल देता है और काम रोक देता है। काम को गति चाहिए, काम को दिशा चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, कर्नाटक के लोगों ने भी बड़े उमंग के साथ उसमें हिस्सा लिया है। भारत में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय के अखबार निकालिए आप। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस का नेतृत्व करती थी, भारत की प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस समय निजलिंगप्पा जी यहां, उनका नाम भी उस समय फोरफ्रंट में था। कांग्रेस पार्टी के टुकड़े हो गए थे, और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब कहा गया था कि ये बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, बैंक का पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, और इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 30-40 साल बीत गए, लेकिन ये बैंक गरीबों के काम नहीं आई। गरीब को तो कर्ज लेना पड़ता था,
वो शाहूकार के घर जाता था। जो भी पूंजी है गिरवी रख देता था। पत्नी का मंगलसूत्र हो वो शाहूकार के यहां रख देता था। 200-500 रुपया लाता था और ब्याज के चक्कर में ऐसा फंस जाता था कि वो कभी मंगलसूत्र घर वापस नहीं आता था। वो ब्याज देता ही रहता था, पैसे कभी जमा नहीं करवा पाता। किसान कर्ज लेता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। एक फसल खराब हो गई, वो जीवन मृत्यु का जंग लड़ने के लिए मजबूर हो जाता था। क्या ये खजाना, ये बैंक सिर्फ अमीरों के लिए है? बहुत बड़े बड़े उद्योगकारों के लिए है? क्या ये बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और तब जाकर के हमने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। देश में आधे लोग वो अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में ही नहीं थे और मैं देश भर के बैंक को चलाने वाले सभी छोटे मोटे मुलाजिम को अभिनंदन करता हूं कि मेरे एक आह्वान पर इतने कम समय में जो बैंक के खाते खोलने का अभियान चलाया, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को ऑलरेडी काम में जोड़ दिया गया। अब उनको साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जब बैंक अकाउंट खोलने की योजना बनाई थी तब तो कहा था कि 0 बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे, 1 रुपया भी नहीं है आपके पास, आप जाइए बैंक अकाउंट खुलेगा। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है, जब मैंने 1 हफ्ते पहले जब जानकारी ली थी, 0 बैलेंस के बावजूद भी खाता खुलने वाले का होने के बावजूद भी हमारे देश का गरीब भी सामाजिक जिम्मेवारियों को, संस्कारों को महत्व देता है और करीब 1500 करोड़ रुपया खाते खोलने में लोगों ने जमा करवाए। गरीब को बैंक का खाता खोलने के साथ 1 लाख रुपए का अकस्मात का बीमा दिया गया। इस देश में इतनी इंश्योरेंस कंपनियां चलती थी, सरकार चलाती थी, क्या गरीब को अकस्मात बीमा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर एक गरीब अकस्मात मौत जाती है तो उसके परिवार को कौन देखेगा? ये काम किया, जिसने भी एक अकाउंट खोला उस गरीब को 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा मिल गया, वो हकदार बन गया। इतना ही नहीं, गरीब परिवार बेचारा मन में सपने संजोता है, इतने पैसे जमा करूंगा, इतने में बेटी बड़ी हो जाएगी, बेटी 21 साल के होते होते इतना पैसा जमा हो जाएगा और बेटी की शादी करवा दूंगा। गरीब से गरीब मां बाप को भी मन में रहता है कि बेटी की शादी अच्छी करवा लो। लेकिन उस दरमियान अगर घर में कोई बीमारी आ गई तो सारा हिसाब किताब धरा का धरा रह जाता है। बेटी की शादी के लिए जमा किया हुआ पैसा डॉक्टरों के घर चला जाता है। गरीब जब बीमार होता है तो एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरे परिवार की सारी अर्थरचना गरीब हो जाती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। ये जनधन योजना के साथ कहा कि 30,000 रुपये तक अगर उसके परिवार में बीमारी आती है, उपचार का खर्चा सरकार देगी। गरीब के परिवार में बीमारी से जूझने की, बीमारी से बाहर निकलने की एक सुविधा हो जाएगी। निर्णय ऐसे हो जो गरीबों की भलाई के लिए हो। कई सरकारी मुलाजिम जब रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है। आपको हैरानी होगी, भारत सरकार में ही, मैं राज्यों की बात नहीं करता हूं, भारत सरकार में 32 लाख लोग ऐसे थे जिनको पेंशन की रकम किसी को 50 रुपया, किसी को 100 रुपया, किसी को 200 रुपया मिलती थी। बताइए, जिस बूढ़े व्यक्ति को पेंशन का 100 रुपया 200 रुपया मिलता है, परिवार में भी कोई उसकी इज्जत करेगा क्या? कोई उसका ध्यान रखेगा क्या? वो भी स्वाभिमान से जी पाएगा क्या? हमने एक निर्णय किया,
कि ऐसे जितने लोग हैं जिनको सरकार का पेंशन मिलता है, अब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका पेंशन 1,000 रुपये से कम होगा। 32 लाख ऐसे परिवारों का इसका सीधा फायदा मिलेगा। और ये 30 तारीख को मैंने हमारे मंत्रियों को कहा है, एमपीओ को कहा है कि अपने अपने इलाके में ऐसे लोगों को बुलाएं और उनको चेक सुपुर्द करें, क्योंकि इस महीने से उनका काम शुरू हो गया है। सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। माताएं बहनें सम्मान के साथ जीवन जिए, उनकी शक्ति भी राष्ट्र के निर्माण में काम आए। हमारे देश का किसान जो मेहनत करता है, देश का पेट भरता है, अन्न के भंडार भरता है, लेकिन उसका बेचारे का जेब कभी भरता नहीं है। किसान अन्न का भंडार भी भरे और किसान का जेब भी भरे, ऐसी अनेक योजनाओं को हमने इतने कम समय में लागू कर दिया है ताकि हमारा किसान सम्मान के साथ जिए। देश के नौजवान रोजगार चाहते हैं। अगर एक बार देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यह देश विकास की यात्रा में दुनिया में कहीं किसी से पीछे नहीं रहेगा। तेज गति से भारत भी दौड़ने लगेगा। और भारत भाग्यवान है, उसके पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। हम दुनिया के नौजवान देश हैं, और जो देश में लबालब भरा हुआ यौवन हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है। आवश्यकता है नौजवान को हुनर मिले, स्किल डेवलपमेंट हो। उसके पास सिर्फ डिग्री होने से बात बल चलती नहीं है, उसके पास हुनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। इतना बड़ा वर्कफोर्स, सारी दुनिया को वर्कफोर्स की जरूरत है। हमने पीड़ा उठाया है स्किल डेवलपमेंट का। पहली बार स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री बनाई, क्योंकि हम देश के नौजवानों को स्किल के साथ सज्ज करना चाहते हैं, स्किल इंडिया का सपना साकार करना चाहते हैं। और देश के नौजवान उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। कोई परिवार उसका बेटा बेरोजगार हो तो परिवार में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उस स्थिति को हमें बदलना है। एक और बीड़ा उठाया है, लेकिन वो काम न प्रधानमंत्री कर सकता है, न मुख्यमंत्री कर सकता है, न दिल्ली में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए बेंगलोर के हो या दिल्ली के हो मंत्री कर सकते हैं। वो काम ऐसा है सफाई का, स्वच्छता का। हम दुनिया के देशों में आजकल जाते आते हैं, हम टीवी पर भी दुनिया के देश देखते हैं, और जब दुनिया के देशों की सफाई देखते हैं, साफ सुथरे रास्ते देखते हैं, बगीचे साफ सुथरे देखते हैं, तो कभी हम भी अपने घर में बैठ करके बोलते हैं, देखो सिंगापुर तो कितना साफ सुथरा लगता है, दुबई कितना साफ सुथरा लगता है, फलाना कितना साफ सुथरा लगता है। हमारा देश क्यों साफ सुथरा नहीं होता है? जरा हम अपने आत्मा को पूछें। अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, मैं कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकूंगा, आप मुझे बताइए, अगर हम तय करें कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो दुनिया में किसी की ताकत है हमारे बेंगलोर को आकर के गंदा कर सके? कोई बेंगलोर को गंदा कर सकता है क्या? कोई कर्नाटक को गंदा कर सकता है क्या? कोई हिंदुस्तान को गंदा कर सकता है क्या? अगर गंदगी से देश को मुक्ति के दिलानी है, तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। न गंदगी करूंगा,
न गंदगी करने दूंगा। और आप देख लीजिए, महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये काम हम सबका है, हम सबको करना है। सारी दुनिया माने अब भारत बदल रहा है। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। हमारे घर में अगर मेहमान आने वाले हैं तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? क्या सबसे पहले खाना पकाते हैं क्या? मेहमान आने वाले हैं तो जहां बैठने वाले हैं सबसे पहले उस कमरे को ठीक करते हैं, सफाई करते हैं। मेहमान को आने के लिए भी इतनी सफाई करते हैं तो भारत में समृद्धि के रूपी मेहमान लाना है तो पूरा हिंदुस्तान साफ सुथरा करना पड़ेगा कि नहीं। और इसलिए मैं देशवासियों से भिक्षा मांग रहा हूं। मैं देशवासियों के पास भिक्षा मांगने के लिए निकला हूं। मैं भिक्षा में देशवासियों से एक साल में 100 घंटे मांगता हूं। मुझे 100 घंटे दीजिए, हर सप्ताह 2 घंटे, और हम 2 घंटे सफाई का संदेश लेकर के घर घर जाएंगे, सफाई के अभियान को चलाएंगे। ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। ये हमारी भारत भक्ति है। भारत मां की सेवा करने के लिए हर किसी को सीमा पर जाकर के दुश्मनों से गोलियां झेलने का नसीब नहीं आता है। भारत मां की सेवा करने के लिए हर किसी के नसीब में फांसी के तख्त पर चढ़ने का अवसर नहीं आता है। भारत मां की सेवा करने के लिए ये गंदगी से भारत मां को मुक्त कराना, ये भी भारत मां की सेवा का, देशभक्ति का उत्तम उदाहरण होता है। और इसलिए 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। मैं सारे देशवासियों को आग्रह करता हूं, जब दिवाली आती है तो हम कैसे महीने भर पहले से घर की सफाई में लग जाते हैं। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या ये भारत मां को गंदा रहना देना चाहिए? ये भारत मां को गंदगी से मुक्त करना चाहिए? क्या ये जिम्मेवारी हम उठाएंगे? सारे देशवासी उठाएंगे? आप मुझे हर साल कम से कम 100 घंटे देंगे? संकल्प करते हैं? भाइयों बहनों, देश को बदलना है तो देश की सूरत भी बदलनी है। एक कदम स्वच्छता की ओर चले। आप देखिए, हमारा देश दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो जाएगा। आज भी हमारी माताएं बहनों के लिए शौचालय नहीं है, बहुत पीड़ा होती है। मां बहनों को सम्मान कैसे मिलेगा? शौचालय बनाने का अभियान चलाना है मुझे। आज भी हमारे यहां कई स्कूल ऐसी हैं जहां बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। मुझे छोटे छोटे काम करने हैं। लोग कभी कभी कहते हैं, अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, ये छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? भाइयों बहनों, मैं खुद ही बहुत छोटा हूं। मैं खुद ही सामान्य परिवार से आया हूं और मुझे जो सौभाग्य मिला है सेवा करने का, वो शक्ति और समय मैं छोटे छोटे लोगों के लिए ही खपा देना चाहता हूं। क्या छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम नहीं हो सकते हैं क्या? क्या देश चलाने के लिए बड़े बड़े लोगों के ही काम होने चाहिए क्या?
और इसलिए मैंने रास्ता चुना है इस देश के छोटे छोटे लोगों का काम करने का। और मुझे विश्वास है छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे काम पूरी हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाकर के खड़े होंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। उस विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना है। और जो उमंग और उत्साह मैं देख रहा हूं मेरे सामने, मुझे विश्वास है ये छोटे छोटे लोग छोटे छोटे कामों के द्वारा भारत को अप्रतिम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी एक दूसरे का पर्याय नहीं होते। फॉरेन पॉलिसी होती है